Good morning, dear students. My name is Ashok Kumar Sharma, lecturer in Geography, GSS Rarang, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। आपने इससे पहले भूगोल की अध्ययन की विधियों का अध्ययन किया होगा और भूगोल की शाखाओं के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। तो आप आज जो इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे वॉल्केनोस सीरीज है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे ग्लेशियर है, रेन सिस्टम है, फॉरेस्ट एरिया है। बहुत सारे फीचर आपको जो है इस पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल और इसका महत्व, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। भौतिक भूगोल में हम किसी देश अथवा प्रदेश की भौतिक परिस्थितियों तथा नेचुरल एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं, जो वहाँ के आर्थिक एवं मानव विकास को आधार प्रदान करता है। किसी प्रदेश का मानव भूगोल वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अतः किसी प्रदेश के भूगोल का अध्ययन करने हेतु हमें सबसे पहले वहाँ के भौतिक वातावरण अर्थात भौतिक भूगोल का अध्ययन करना होगा। भौतिक भूगोल में हम नेचर द्वारा प्रदान किए गए वातावरण का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसे प्रायः नेचुरल भूगोल की संज्ञा भी दी जाती है। भौतिक वातावरण को प्राकृतिक वातावरण भी कहा जाता है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसके दो प्रमुख तत्व हैं। नंबर एक जैविक, नंबर दो भौतिक। इस प्रकार से नेचुरल एनवायरनमेंट में चार परिमंडल जो है वो बन जाते हैं। पहला परिमंडल स्थलमंडल है, दूसरा जलमंडल है, तीसरा वायुमंडल है और चौथा जयमंडल है। तो आइए हम इन सभी परिमंडलों के बारे में एक एक करके इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्थलमंडल आता है, जिसको हम इंग्लिश भाषा में लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। स्थलमंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी जो पथरीली चट्टानों से निर्मित परत होती है उसको स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, पृथ्वी के शुष्क स्थल से घिरे भाग को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल विभिन्न प्रकार के खनिजों चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार स्थलमंडल जो है विभिन्न प्रकार के खनिज ईंधनों जैसे कोयला, खनिज तेल के स्रोत होने के साथ साथ अपनी मृदा के आवरण के कारण भी विशेष रूप से इसका महत्व बढ़ जाता है। पौधों को उगने के लिए मृदा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जितने भी मानव संबंधी
जो क्रियाकलाप हैं वो इसी स्थलमंडल के ऊपर मानव जो है वो करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसी स्थलमंडल के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हैं और इसी स्थलमंडल के ऊपर ओशन भाग भी है। तो इस तरह से स्थलमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, लिथोस्फीयर को दिखाने की कोशिश की गई है कि स्थलमंडल कैसा होता है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये स्थलमंडल का एक रूप आपको दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर महासागर भी हैं और इसके ऊपर महाद्वीप भी स्थित हैं। और इसके बाद अगला परिमंडल जो हमारे पास आ जाता है वो है जलमंडल, जिसको इंग्लिश में हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। पृथ्वी के जल से घिरे भाग को जलमंडल कहते हैं। अतः समुद्री झीलों, नदियों एवं अन्य जल समूह से पृथ्वी पर जलमंडल का निर्माण होता है। इसीलिए कभी कभी हम पृथ्वी को जलीय ग्रह के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जिसके ऊपर प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 70% भाग पर जल है। और इस जल के विस्तार के कारण ही हमें जो है वाटर साइकिल प्राप्त होता है, अर्थात जलीय चक्र का निर्माण होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि इस वाटर साइकिल के कारण ही पृथ्वी के ऊपर बारिश प्राप्त होती है और जो कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के लिए बहुत अधिक लाभदायक जो वो मानी जाती है। यदि पृथ्वी के ऊपर ये वाटर साइकिल नहीं होता तो शायद आज पृथ्वी जो है एक वीरान ग्रह होता और ये हाइड्रोस्फीयर के माध्यम के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके बाद हम अगला परिमंडल पढ़ेंगे, वो है वायुमंडल। वायुमंडल जिसको हम इंग्लिश भाषा में एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? गोलाकार पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक ब्लैंकेट की तरह अर्थात एक कंबल की तरह काम करता है। सौर विकिरण तथा पृथ्वी से बाहर जाने वाला विकिरण वायुमंडल द्वारा ही प्रभावित होता है। सूर्य की किरणों द्वारा वायुमंडल का विभेदी तापमान वायुमंडल में परिसंचरण उत्पन्न करता है, जिससे कि पवनों का जन्म होता है, वर्षा होती है, मौसम की घटनाओं से संबंधित ऋतु परिवर्तन से पौधों और प्राणियों के बीच में के जीवन में एक जो है एडजस्टमेंट जो है वो स्थापित करता है। तो इस तरह से देखा हमने कि एटमॉस्फेयर किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अर्थ है और इसके साथ ये पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की जो है लेयर सिस्टम है। हर एक लेयर का हमारे लिए महत्व जो है अलग अलग इसका जो है वो महत्व जो है वो बन जाता है। इसके बारे में हम जो है आने वाले जो
लेसन होंगे उनमें हम जो है अच्छी तरह से जानेंगे कि एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन जो है वो एटमॉस्फेयर की यह क्या है। तो इस तरह से हम जो हमारा अंतिम जो स्पेयर आता है जिसका नाम है जयमंडल। जयमंडल जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। बायोस्फीयर जिस भाग पर जीव निवास करते हैं वह जयमंडल अर्थ बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर समस्त जीवन इसी पेटी में स्थित है। जयमंडल की मोटाई लगभग 28 किलोमीटर और इसका विस्तार समुद्र तल के नीचे 11 किलोमीटर और पृथ्वी के ऊपर 17 किलोमीटर तक जयमंडल का विस्तार है। सभी प्रकार का जीवन इस मंडल में ही पाया जाता है, चाहे वो सूक्ष्म जीव प्राणी जगत हो या पेड़ पौधे हो के रूप में हो। अधिकतर जीवन जो है धरातल, जल, वायुमंडल के नीचे वाले भाग में ही पाया जाता है। और इसको और अच्छी तरह से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम integrating all living beings and their relationship, usually defined as the thin outer layer of the earth capable supporting life। तो इसको हम इस तरह से भी इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आप जो है चारों स्पेयर को आप देख रहे हैं। एक तरफ जो है ये लिथोस्फीयर है और दूसरी तरफ ये हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद ऊपर जो है ये एटमॉस्फेयर है और ठीक इसके बीच में जो है वो बायोस्फीयर है जिसमें हम सभी रहते हैं और सभी जीवों का ये निवास स्थान जो है वो माना जाता है। और ये इसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो बायोस्फीयर है इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी इसी में शामिल हैं और बड़े से बड़ा जो जीव है वो भी जो है इसी बायोस्फीयर में जो है वो रहता है। इसके बाद आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वनस्पति भी है, जीव जंतु भी है, हर एक तरह के जीव जो है इसमें आपको दिख रहे हैं। तो ये जयमंडल का एक स्वरूप जो दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भौतिक भूगोल में हम जो है स्थलमंडल, उच्चावच भू आकृतियों का प्रवाह, जलमंडल में हम महासागरों, समुद्रों, झीलों और जल परिमंडल से संबंधित तत्वों का अध्ययन करते हैं और वायुमंडल में रचना, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापमान, वायुदाब, पवनें, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तथा जयमंडल में हम जो है जीवों के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव, अनेक पोषक क्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक मापदंड एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन भी इसमें जो है वो शामिल है। तो इस प्रकार से आप इस पिक्चर में दोबारा से देखें कि जो टॉपिक हमने अभी, जिन टॉपिक को अभी हमने अध्ययन किया, तो इससे हमारे को पता चलता है कि मानव के लिए प्रत्येक तत्व जो है महत्वपूर्ण है। और चाहे उच्चावच हो, चाहे भू आकृतियाँ हो, चाहे महासागर हो, या फिर खनिज संपदा हो, या फिर जलवायु हो, हर एक प्रकार से ये सभी जो है मानव जीवन को जो है वो प्रभावित करते हैं। और इस तरह से हमने देखा
कि भौतिक भूगोल का अध्ययन करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस इसका बन जाता है, क्योंकि भौतिक भूगोल में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में ये विकसित हो रहा है और इसका विषय क्षेत्र और इसका स्वरूप जो है लगातार बदलता जा रहा है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में इकोलॉजिकल इनबैलेंस जो है उत्पन्न कर दिया है। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो सतत विकास है के लिए हमारे लिए भौतिक वातावरण या जो भौतिक भूगोल है उसका ज्ञान हमारे लिए होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। यदि हमें भौतिक भूगोल का महत्व का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी खनिज के बारे में, जो स्पेयर मैंने आपको बताया, किसी भी स्पेयर के बारे में या परिमंडल के बारे में हम नहीं जान पाएंगे जब तक हम भौतिक भूगोल का ज्ञान हम जो वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक था भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, ये पूरा हुआ और थैंक यू। हैव ए नाइस डे।